ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि इसका कैपिटल क्या है, मॉस्को है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। इसका जो रशिया का विकसित क्षेत्र है, जो औद्योगिक रूप से देखा जाए या लोगों के रहने के पर्पज से देखा जाए, जो विकसित क्षेत्र है वो भी किसके अंतर्गत आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। डाउट क्लियर हो गया। और दूसरा अगर देखा जाए, दूसरी चीजों को अगर देखा जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो अविकसित क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, अविकसित क्षेत्र आता है। अविकसित क्षेत्र आता है, कौन सा आता है भैया, अविकसित क्षेत्र जो है वो किस के अंतर्गत आता है, एशिया के अंतर्गत आता है। यानी जो पूरा का पूरा जो बर्फीला क्षेत्र कहा जाता है, बर्फीला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा अविकसित, जहां पर लोगों की संख्या, मतलब लोग वहां पर रहते नहीं है, वो कौन सा क्षेत्र है, एशिया के पोर्शन में आता है। यानी ये वाला कहलाता है, ये वाला रशिया एशिया में आता है और ये वाला रशिया यूरोप में आता है। डाउट एकदम क्लियर हो गया, इन चीजों को याद रखिएगा। जब मैं आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में जब मैं पढ़ा रहा था, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में जब मैं रिवर वाला पॉइंट्स उठाया था, तो याद होगा मैंने यहाँ पर दो नदी को, एक हमने पढ़ाया था वोल्गा रिवर के बारे में हमने बताया था, और दूसरा यूराल रिवर के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था। इन दो चीजों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जब हम यूरोप पढ़ रहे थे तो उसमें हम रशिया में दो कॉन्टिनेंट्स, दो रिवर्स को कंप्लीट किया था, एक वोल्गा रिवर को और एक यूराल रिवर को। बहुत स्मूथली और इजी तरीके से समझेंगे हर एक पॉइंट्स को। वहीं अगर एशिया को देखा जाए तो ये अविकसित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसकी एक और विशेषता क्या है उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट्स होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जगह आता है और उस जगह का नाम क्या है, बर्खोयांस्क जगह कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्खोयांस्क एक क्षेत्र है, बर्खोयांस्क क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्खोयांस्क क्षेत्र कहलाता है। और याद रखिएगा यह क्षेत्र जो है वो सबसे ठंडा क्षेत्र कहा जाता है, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है। विश्व का क्या है भैया, सबसे ठंडा क्षेत्र है। कौन सा, बर्खोयांस्क एक क्षेत्र है जो एशिया में आता है, यानी इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, अगर हम रूस की बात करें तो भारत और रूस का संबंध भी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा इस पर और डीपली जाकर हम चर्चा करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि रूस और भारत के अगर रिलेशन को देखा जाए तो काफी अच्छा रिलेशन है। वो आज भी एक दोस्ती की तरह क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं। जहां भारत की आवश्यकता होती है वहां रूस पूरा करता है, और जहां रूस की आवश्यकता होती है वह भारत पूरा करता है। तो भारत के साथ रूस का संबंध शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, बहुत बेहतर रहा है और लगातार ऐसा बेहतर चलता जा रहा है। और भारत धीरे धीरे रूस के साथ अपने व्यापारिक क्षेत्र को भी क्या कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बढ़ा भी रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें या यहाँ पर रिवर्स के पॉइंट को लेके कि कौन कौन सा रिवर इसमें पढ़ना होगा, तो जो इंपॉर्टेंट है वो रिवर किससे रिलेटेड होगा, वह रिवर जो रिलेट करेंगे वो हम लोग आर्कटिक ओशियन से रिलेट करेंगे। किससे पढ़ेंगे, आर्कटिक ओशियन से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। ठीक है, आर्कटिक ओशियन से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। मतलब आर्कटिक ओशियन से यह रिलेट किया जाएगा कि कौन सी नदी कहां पर आर्कटिक ओशियन में जाकर गिरती है। तो कुछ हम लोग चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसे कहा जाता है कारा सी कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया होगा, इसे क्या कहते हैं, कारा सी कहा जाता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसे कहा जाता है लैप्टेव सी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, लैप्टेव सी कहा जाता है। ठीक है, लैप्टेव सी होता है। और ये जो उत्तरी क्षेत्र है ये क्या होता है, इसे कहा जाता है आर्कटिक ओशियन कहा जाता है। ये कौन सा ओशियन होता है, आर्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। डाउट एकदम क्लियर है, किस नाम से, आर्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पर ये जो खाड़ी देख रहे हो ना, इसे ओब की खाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओब की खाड़ी कहा जाता है। ओब की खाड़ी कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, ओब की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रिवर वाले पोर्शन को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे यहाँ पर मैंने आपको एक पर्वत पढ़ा रखा था, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण दिखाया था।
और शायद उस पर्वत का नाम था अल्ताई माउंटेन, अल्ताई, अल्ताई माउंटेन के बारे में मैंने आपसे यहाँ चर्चा किया था। किसके बारे में चर्चा किया था? अल्ताई माउंटेन के बारे में मैंने आपसे यहाँ पर क्या किया था? चर्चा किया था बहुत अच्छे तरीके से। और क्या होता है कि यहीं से एक रिवर निकलती है, इस क्षेत्र से ऐसे रिवर्स होते हुए जाती है, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए जाकर इस तरीके से क्या करती है? कारा सी कह सकते हैं, या ओब की खाड़ी में जाकर क्या करती है? ये रिवर गिर जाती है। अच्छा, इस रिवर का नाम क्या होता है? इस रिवर का नाम जो होता है उसे ओब नदी कहा जाता है, ओब रिवर कहा जाता है। कौन सा रिवर कहा जाता है? ओब रिवर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नदियां। दरअसल इनसे और कुछ डिटेल नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि नदी कहां पर जाकर गिरती है और क्या इसकी विशेषता है, या ये नदी कहां से निकलती है। ये वाला सेगमेंट यहां से ज्यादा पूछा जाता है। तो ये कौन सी नदी है? ओब नदी है। तो सबसे पहला अगर हेडिंग हम लोग डालेंगे कि अगर ओब नदी की बात करें, ओब रिवर की अगर हम बात करें कि ओब रिवर के बारे में अगर हम डिस्कशन थोड़ा सा कर लें, बस आप जाकर देखिएगा यही क्वेश्चन बस पूछा गया कि कौन सी नदी कहां पर गिरती है। आप पूछा गया डायरेक्ट आरकेटी क्वेश्चन में कौन सी नदियां गिरती हैं, उनका क्रम बता दीजिए या क्या क्या उसका क्षेत्र है। ओब नदी का अगर हमने क्या देखा, ओब नदी का अगर हम ओरिजिन देख लें कि सर इसका ओरिजिन क्या होगा, तो इसका ओरिजिन यार सिंपल सी बात है, हम लोग बता सकते हैं अल्ताई माउंटेन से होगा, अल्ताई माउंटेन से होगा। यहाँ लिख सकते हैं अल्ताई माउंटेन लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर अगला देखा जाए कि इसका प्रवाह देखा जाए, फ्लो देख लिया जाए कि सर इसका फ्लो किन किन देशों में है, तो बिल्कुल देख लेंगे। इसका अगर फ्लो देखा जाए तो इसका फ्लो दो देशों में देखने को मिलता है, ऊपर रशिया और नीचे मंगोलिया हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे MAN मंगोलिया। क्या लिख लेंगे भैया? मंगोलिया लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा मंगोलिया हो जाएगा। और नीचे वाले को क्या लिख लेंगे? ऊपर वाले को क्या होता है? रशिया हो जाएगा। तो यहाँ पर रशिया लिख लेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है कि यह जो रिवर है वो अपना माउथ कहाँ पर आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। यानी यह नदी जो है अपना मुहाना कहां पर बनाती है। तो अगर हम मुहाने की बात करेंगे कि मुहाना कहां पर बनाती है, तो सिंपल सी बात है, मुहाना अगर देख लिया जाए तो यह नदी बनाती है कारा सागर में। तो यहां लिख लेंगे हम लोग कारा, KARA, कारा सी लिख लेंगे। और कारा सी के बाद क्या लिख लेंगे? कारा सी के बाद यानी ओब की खाड़ी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ओब की खाड़ी। तो ये हो जाएगा ओब की खाड़ी। तो इन दोनों, ये दोनों भी एग्जाम में कभी तक पूछे जा सकते हैं। या तो मान लीजिए दोनों दे देगा तब आप ओब की खाड़ी को प्रेफरेंस, मान लीजिए ऑप्शन में दोनों दे दे तो सबसे पहले ओब की खाड़ी को प्रेफरेंस दीजिएगा, कारा सी को बाद में दीजिएगा। बात यहाँ पर क्लियर है? इसी तरीके से सारे सेगमेंट को आपको तैयार करना है। तो बस ओब नदी में कुछ जानना नहीं है। रशिया के बारे में बस इतना ही जानना था कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, इतना। रशिया को दो कॉन्टिनेंटों के अंतर्गत देखा जाता है, एक यूरोप के अंतर्गत, एक एशिया के अंतर्गत। इसकी राजधानी मॉस्को है। विकसित क्षेत्र यूरोप के अंतर्गत आता है। रिवर यहाँ पर ये बहती है। अब हमने पढ़ा एशिया में अविकसित क्षेत्र है, बर्फयान यहाँ का क्षेत्र है जहां मैंने दिखाया। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा क्षेत्र कहा जाता है। रिवर में आर्कटिक ओशियन में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं वो मैंने बताया। ओब रिवर है जिसका ओरिजिन अल्ताई माउंटेन से होता है। फ्लो मंगोलिया रशिया में होता है। माउथ यानी मुहाना, कारा सी यानी ओब की खाड़ी में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गया? इसी के साथ अगर अगला देखा जाए सेगमेंट, अगला क्या है? तो अगला आता है येनेशी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? येनेशी नदी आती है। तो वो नदी कहां से निकलती है? यहाँ पर आपको याद होगा, मैं आपको मंगोलिया का पठार पढ़ा रखा था। ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये मंगोलिया पठार कहलाता था। क्या कहलाता था? मंगोलिया प्लेट्यू कहलाता था। तो ये था मंगोलिया प्लेट्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? मंगोलिया प्लेट्यू कहलाता है। और इसी मंगोलिया प्लेट्यू से यह नदी निकलती है और कुछ इस तरीके से बहते हुए, ऐसे बहते हुए, ये बहते हुए जाकर इस क्षेत्र में यहाँ पर गिर जाती है। अब ये नदी कौन सी कहलाती है? ये नदी येनेसी नदी कहलाती है। कौन सी होती है? येनेसी नदी कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? येनेसी नदी कहलाती है। तो यहाँ पर देख लेंगे येनेसी नदी लिख लेंगे। ये भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया कि येनेसी नदी कहां पर जाकर गिरती है, तो आप कहेंगे कारा सागर कहेंगे। इसके लिए क्या बोलेंगे? कारा सागर का पॉइंट याद रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? कारा सागर कहा जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसको मैं यहाँ पर लिख दूं, कोई दिक्कत अगर आपको यहाँ पर दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ नोट कर लेते ताकि एक ही फॉर्म पर पूरा हो जाए। अगला हम पढ़ने वाले येनेसी नदी, येनेसी नदी ना बाबू, येनेसी नदी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं।
तो यहाँ लिख लेंगे येनिसी नदी को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। बात ये छोटी छोटी चीजें हैं एशिया में, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को याद रखना है, आपका रिवर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो चाइना वाला पढ़ाने वाला वो धांसू लेक्चर रहेगा आज आपका, टेंशन मत लीजिए। येनिसी नदी, अगर येनिसी नदी की अगर ओरिजिन देखी जाए तो इसका अगर ओरिजिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि यार इसका ओरिजिन बता दो, तो इसका ओरिजिन कह देना मंगोलिया पठार से होता है, मंगोलिया पठार से होता है। सिंपल सी बात है, मंगोलिया प्लेट्यू से होता है। इसका अगर फ्लो पूछा जाए तो सीधी सीधी कह देना कि भाई इसका फ्लो दो देशों में होता है। सिंपल सी बात है भैया, जान लो, मंगोलिया मंगोलिया में होता है और कहां होता है, रशिया में होता है। तो मंगोलिया और रशिया इन दो देशों में हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका भी पूछा जाए, माउथ को लेकर पूछा जाए कि इसका माउथ कहां होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि हमेशा माउथ पर ज्यादा ध्यान रहे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। माउथ, इसका मुहाना क्या हो जाएगा, कारा सागर। तो KARA कारा सी हो जाएगा, तो यहाँ कारा सी लिख लेंगे। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी पर फोकस हमको क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा। तो हमने ओब रिवर पढ़ लिया कि एशिया में जो रशिया का पार्ट आता है उसमें ओब नदी बहती है, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई, ओब रिवर बहती है। ओब रिवर के बाद कौन सी हो गई, येनिसी नदी बहती है। ये दोनों की दोनों नदियां क्या करती हैं, आपके आर्कटिक क्षेत्र में जाकर क्या करती हैं, गिर जाती हैं। अब एक और नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक झील आएगा, जब आप देखोगे दोस्त, तो यहाँ पर आपका एक झील आता है इस तरीके से, और इस झील को मैं सिर्फ पढ़ा रखा हूँ, यहाँ बता देता हूँ। इस झील को बैकाल झील कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बैकाल, बैकाल झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चील नहीं, बैकाल झील कहा जाता है। यहाँ लिख दें क्या, बैकाल झील कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्या करिएगा, ये बात याद रखिए, इसको बैकाल झील कहा जाता है। और इसी बैकाल झील से एक रिवर निकलती है जो इस तरीके से यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए ये जाकर फिर यहाँ पर ऐसे करके क्या होती है, गिर जाती है। और इस नदी का नाम जानते हैं, इस नदी का नाम होता है लीना नदी नाम होता है। इसे लीना कहते हैं, LENA, लीना रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लीना रिवर कहा जाता है। तो कितना अच्छा से इसको समझे हैं आप, एक बार कमेंट्स जरूर करिएगा हमारे बॉक्स में, या व्हाट्सएप पर करके बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगला जो हम लोग रिवर पढ़ने वाले हैं, तो लीना रिवर पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे लीना, लीना रिवर के बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कशन करेंगे, लीना रिवर को लिंक करेंगे। अब लीना रिवर का अगर कभी भी अगर आपसे ओरिजिन पूछा जाए कि गाइस इसका ओरिजिन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, इसका ओरिजिन आप क्या कहोगे, सिंपल सी बात है, इसका ओरिजिन बैकाल झील हो जाएगा जो रशिया में है। तो इसको कह लोगे क्या, बैकाल झील, बैकाल झील कह लोगे। क्या बोल दोगे, बैकाल, इसका उद्गम होता है बैकाल झील से हो जाता है। अगर आपसे कभी फ्लो की बात कर दे, फ्लो मतलब प्रवाह की अगर बात कर दे, FLOW, अगर फ्लो यानी प्रवाह की बात कर दे, तो देखिए ओब रिवर और येनिसी रिवर का प्रवाह दो देशों में था, मंगोलिया और रशिया दोनों में था। इसका भी जो है वो मंगोलिया और रशिया दोनों में है, लेकिन जो इसका फ्लो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो जाएगा, रशिया में हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इन तीनों नदियों का नाम दे दिया गया है और पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जो मुख्य रूप से रशिया में ही प्रवाहित होती है। ध्यान सुनिएगा, बात पूछा गया है, इस तीन नदियों का नाम देकर एक लिखा गया, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न यह बना है कि वह कौन सी नदी है जो पूर्ण रूप से रशिया में प्रवाहित होती है, तो लीना नदी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका माउथ अगर पूछा जाएगा, सर इसका माउथ आप क्लियर करा, MOUTH, अगर इसका माउथ पूछा जाए तो यार इसका माउथ क्लियर करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। तो इसका जो माउथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेप्टोसी हो जाएगा, लेप्टोसी हो जाएगा, लेप्टोसागर हो जाएगा। तो इन तीन नदियों को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, येनिसी नदी, ओब नदी और लीना नदी। फटाक से इसको कॉपी करो, आगे बढ़ता हूं। मैपिंग बहुत अच्छे से बना लेना क्योंकि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीजें आपको डिफाइन कराएगा आगे चलकर। फटाक से करिए, बहुत लेट ना करिए, तुरंत करिए, बहुत लेट ना करिए भैया। जितना दबाकर पढ़ सकते हैं उतना दबाकर पढ़िए, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। जितना बढ़िया से पढ़ सकते हैं पढ़िए, मन लगाकर। हो गया भैया, चलिए हो गया। इसको फिर से लिख देते हैं, को लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कहीं ना कहीं से, इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बरखो यांस्क हो जाएगा, अब सही लिखा गया है, बरखो
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट आप तैयार कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ? और बताना कि ये इस तरीके से पढ़ाना कैसे लगा। पता है मैं पहले कैसे पढ़ाता था? डायरेक्ट लिखता था आर्कटिक ओशन में गिरने वाली नदियां और इन तीनों नदियों को डिफाइन करके बता देता था, गिर गई, काम खत्म। लेकिन ये रेफरेंस मैंने नया जोड़ दिया है, इससे आपको ये पता है कि कौन सा विकसित क्षेत्र किसके पार्ट्स के अंतर्गत आता है, और इसे एक महाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। इसे महाद्वीपीय देश कहा जाता है, लिख लीजिएगा, महाद्वीपीय देश कहा जाता है, महाद्वीपीय देश कहा जाता है। महाद्वीपीय देश का मतलब होता है कि ऐसे देश जिनका विस्तार 2 महाद्वीपों में है। ठीक है, तो यूरोप और एशिया इन दोनों में देखा जाता है। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप फटाक से इसको कॉपी पर राइट डाउन कर लो, बहुत अच्छे से राइट डाउन कर लो, एक एक पॉइंट सबको क्लियर करना बहुत दमदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया से करो। चलो इसको मिटा दे। चलो अब देखो, अब जिस पोर्शन पे हम लोग काम करने वाले हैं, या जो पोर्शन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो चाइना उठाने वाले हैं। किसको? चाइना को पढ़ने वाले हैं, और चाइना की पूरी कहानी को खंगालेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या इसका विस्तार है और किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। पढ़ाने से पहले बता देता हूं कि यह आप डिसाइड कर लेना इस लेक्चर के बाद, जो बहुत तेजी है लड़कों के कमेंट्स बॉक्स में रहते हैं या मैसेज की सर जल्दी खत्म करिए, एग्जाम आने वाला है, मुझे बहुत सब्र नहीं हो रहा है, मुझे फाड़ देना है, ये करना है। आज की क्लास देख लो मेरी, मैं जैसे जैसे ये पढ़ाया, और चाइना की भी मेरी क्लास देख लो कि मैं कैसे चाइना की रिवर्स के साथ कैसे कैसे इंडस्ट्रियल पॉइंट्स को मैं जोड़कर बता रहा हूं। इस तरीके से डिटेल्स में पढ़ना है, इससे मतलब इस तरीके से पढ़ना है कि फिर मैं नदी को सीधे डिस्क्राइब करके, नदी यहाँ गिरती है, इसको पीली नदी, बड़ी नदी कहते हैं, वहीं से ड्रॉबैक करके निकल जाऊं। मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ाना चाहता हूं, भले 10 दिन ज्यादा लगे, कि एक बार पढ़ लो ना यार, तो कुछ ये ना रहे कि यार सर ने ये नहीं पढ़ाया, यार छूट गया, सर से छोड़ दिए सर, ये सारी की सारी चीजें पढ़ लो। और देखना चाइना पढ़ाने के बाद अपनी दिमाग कितनी खुलती है, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। चलो चाइना की अगर बात करें, चाइना हम कंट्री लेते हैं, चाइना, ठीक है, चाइना एक बहुत ही कहा जा सकता है कि चालाक देश है चाइना। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना एक ऐसा देश है, चाइना एक बहुत ही चालाक देश के रूप में जाना जाता है। और चाइना की जो वर्तमान स्थिति है वह टेक्नोलॉजी के मामले में ले ले और मार्केटिंग के मामले में ले ले, बाकी देशों की अपेक्षा इसका डिलीवरी, जो इसकी डिलीवरी है वो बहुत तेजी से है। और कहीं ना कहीं चाइना अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, मजबूत बनाने की बात कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर आना चाहता है चाइना। अच्छी बात है, लेकिन ये पावरफुल कंट्री बनने के लिए यह इसका एक जो सबसे बड़ी रणनीति है, दूसरे देशों पर अपना भूमि अधिग्रहण करना, मतलब दूसरे देशों को क्या करना, दूसरे देशों के साथ विवाद करके उसकी भूमि को क्या करना, अपने अधिग्रहण कर लेना। चाइना का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक मूल मंत्र है भूमि विस्तार करना। चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में इस समय कोविड-19 को लेकर क्या रहा है, बहुत बड़ा चर्चा में रहा है। बहुत इसको परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं क्योंकि इसने बहुत गंदा काम भी किया है। और यूएसए जैसे देश ने तो इसको G7 से हटाने की भी बात कह दी, इसको बड़े बड़े जितने संगठन हैं उनमें भी कहा गया कि चाइना को वहां से हटाया जाए। और हम ये भी देखेंगे इस पोर्शन में कि चाइना की कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पावर है और कौन कौन से ऐसे प्लेन्स हैं, मैदान हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं और क्या इसकी विशेषता है चाइना की, हम वो जानेंगे। और सबसे मूल मंत्र ये जानेंगे कि चाइना जो है, चाइना का किन किन देशों के साथ विवाद चल रहा है अपनी भूमि विस्तार को लेकर, वो सारी चीजें। जैसे यहाँ पर साउथ चाइना सी आपने पढ़ा होगा, काफी इस पर अपना ये अप्रोच, काफी पैसे खर्च कर रहा है चाइना, तो एक अच्छी रणनीति के साथ हमको पढ़ना होगा, तभी टॉपिक मजा आएगा पढ़ने का। ये मेरी खास बात है पढ़ाने की। देखिएगा चाइना के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो चाइना का पहला टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले के जो चाइना का पहला टॉपिक लेंगे, अगर हम इसके एरिया की बात करें, किसकी बात करें, एरिया की बात करें, एरिया के साथ साथ इसका पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन हो गया, इसके बारे में बात करें। अगर हम एरिया पर लेकर डिस्कशन करें तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कहा जाता है। अगर एरिया के बारे में कह सकते हैं तो एरिया के बारे में कह देंगे हम कि क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कहलाता है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, COUNTRY,
थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कहलाता है कौन सा? आपका एशिया कहलाता है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। वहीं अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो फर्स्ट रैंक आता है। अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो कह सकते हैं कि फर्स्ट रैंक ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व के पहले स्थान पर आता है। सोचिए इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी चाइना एक विकासशील देश है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विकसित और विकासशील में बहुत अंतर नहीं है। विकासशील देश होने के बावजूद भी इतनी बड़ी जनसंख्या और सभी लोग आसानी से काम कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और जानना पड़ेगा कि सर इसका कैपिटल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कैपिटल की अगर हम बारे में बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बीजिंग, BEZI, ठीक है, BIEZING, बीजिंग कहलाती है। इसकी क्या कैपिटल कहलाता है? यानी बीजिंग क्या है? राजधानी है हमारे चाइना की। बात समझ में आ गया? इसका मुद्रा अगर देख लोगे कि सर इसका मुद्रा बता दीजिए कि सर इसका मुद्रा क्या है, तो इसका जो मुद्रा है वो युआन कहा जाता है। क्या कहता है? युआन कहा जाता है। इसका मुद्रा क्या है? युआन इसका मुद्रा कहा जाता है। तो यहां से एक पॉइंट आपको चार चीजों को थोड़ा सा बेसिक तौर पर ध्यान में रखना होगा चाइना को लेकर कि चाइना वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड है, पॉपुलेशन फर्स्ट रैंक ऑफ वर्ल्ड, एंड देन कैपिटल बीजिंग, एंड करेंसी मुद्रा यानी करेंसी युआन कहा जाता है। यहां तक चीजों को समझना पड़ेगा आपको। दूसरी बात देखा जाए किस तरह का कंट्री है, अगर देखा जाए किस तरह का कंट्री, CONTR में किस तरह की कंट्री है, तो एक विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? विकासशील देश के रूप में क्या जाना जाता है? विकासशील देश कहा जाता है। ठीक है, विकासशील क्या है? विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा, विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। चाइना की बात करें, अगला अगर पॉइंट्स देखा जाए तो चाइना कहां पर है? ये हमारा चाइना हो गया, ये हमारी क्या है भैया? चाइना है। अब अगर ये चाइना है तो चाइना किन किन देशों के साथ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहा हूं सुनना, चाइना कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। यहां लिख सकते हैं कि 14 देशों के साथ सीमा का साझा करता है। 14 देशों के साथ 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। सीमा क्या करता है? साझा करता है। अब कहोगे सर हमें नाम भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल नाम, इसको नाम नहीं मैप पर ही मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, अगर देखना चाहोगे तो यहां पर देखो एक आता है देश जिसे उत्तरी कोरिया कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो उत्तरी कोरिया के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा उत्तरी कोरिया। पहला पॉइंट उत्तरी कोरिया लिख लेंगे। उत्तरी कोरिया के बाद जिसके साथ ये सीमा साझा करता है उसे क्या कहते हैं? रशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रशिया कहा जाता है। और रशिया के साथ अपना दूसरा सीमा साझा करता है। मैप पर देखो क्लियर होगा। पहला उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के साथ नहीं करेगा, उत्तरी कोरिया के साथ कर रहा है। उत्तरी कोरिया के बाद रसिया से कर रहा है। ठीक है, रशिया के बाद अगर देखा जाए तो किससे कर रहा है? मंगोलिया, MAN मंगोलिया देश से कर रहा है। मंगोलिया देश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। क्लियर हो गया? मंगोलिया देश के साथ। मंगोलिया के बाद यहां देखोगे तो आता है कजाकिस्तान देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ साझा करता है भैया? कजाकिस्तान के साथ करता है। अगला आता है किर्गिस्तान आता है। किर्गिस्तान आता है, यहां पर आएगा किर्गिस्तान, KYR किर्गिस्तान के साथ करता है। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ करेगा। किर्गिस्तान के साथ बात करता है तजाकिस्तान के बाद, तजाकिस्तान यहां हो जाएगा तजाकिस्तान के साथ करता है। तजाकिस्तान के बाद करता है अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के बाद इंडिया से करता है। इंडिया के बाद यहाँ नेपाल लिख सकते हो। नेपाल के बाद यहाँ भूटान लिख सकते हो। भूटान के बाद यहाँ म्यांमार लिख सकते हो।
म्यांमार के बाद यहाँ पर किसके, लाओस के साथ करता है, लाओस के साथ, वियतनाम के साथ करता है। यानी इतने देशों के साथ चाइना क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। किन किन देशों के साथ देख लो, उत्तरी कोरिया, 1 रशिया, 2 मंगोलिया, 3 कजाकिस्तान, 4 किर्गिस्तान, 5 तजाकिस्तान, 6 अफगानिस्तान, 7 पाकिस्तान, 8 इंडिया, 9 नेपाल, 10 भूटान, 11 म्यांमार, 12 लाओस, 13 और वियतनाम 14। इन 14 देशों के साथ अपनी सीमा क्या करता है, यह अपनी सीमा को साझा करता है। बोलो यहाँ तक पूरा चीज क्लियर हो गया। लिखना चाहते हो तो लिख देते हैं, अगर आपको मन में कोई दिक्कत ना हो कि सर नहीं लिखवाए हैं तो मैं लिख देता हूँ। किनके साथ है देख लो। 14 देशों के साथ अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आता है भैया, नॉर्थ कोरिया आता है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के जस्ट ऊपर चलोगे तो कौन सा आता है, रशिया आता है, रशिया ले लो। रशिया के बाद आता है कौन सा, मंगोलिया, MAN मंगोलिया आता है, तो यहाँ पर मंगोलिया ले लो, मंगोलिया। मंगोलिया के बाद जो आता है वो होता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद जो अगला आता है वो होता है किर्गिस्तान, होता है KYRG, जेड होता है ना, GYZ स्पेलिंग बड़ा है, YZTN, किर्गिस्तान होता है अगला, तजिस्तान होता है, ठीक है। तजाकिस्तान हो गया यहाँ पर। तजाकिस्तान के बाद कौन सा आता है गाइस, अफगानिस्तान आता है, तो कर लेंगे अफगानिस्तान कर लेंगे। अफगानिस्तान के बाद आता है कौन सा, पाकिस्तान आता है, तो यहाँ पर कर लेंगे पाकिस्तान कर लेंगे। फिर पाकिस्तान के बाद कौन सा आता है, लिख लेंगे इंडिया, लिख लेते हैं इंडिया आ जाता है। इंडिया के बाद अगला क्या लिखेंगे, इंडिया के बाद देखते हैं नेपाल, तो यहाँ गाइस लिख लेंगे नेपाल। नेपाल के बाद अगला क्या होता है, नेपाल के बाद अगला होता है भूटान। क्लियर हो रहा है एकदम ना, बहुत अच्छे से समझिएगा, भूटान होता है। भूटान के बाद अगला क्या होता है, म्यांमार, तो यहाँ लिख लेंगे म्यांमार। म्यांमार के बाद क्या होता है, लाओस, लाओस कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है भैया, वियतनाम कहलाता है। तो इतने देशों के साथ चाइना क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इतने देशों के साथ अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है देशों में। अगला पॉइंट्स देखेंगे किस तरह, अगला आप क्या बताने वाले हो, अगला और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ तक में, ताकि मुझे लिखने का एक बड़ा अच्छा से अप्रोच मिल जाए, बाकी इतना आप समझिएगा। अगर हम इसके बातों को देखें तो यहाँ पर एक चीज कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, याद रखिएगा कि इसके बारे में कहा जाए तो हमारा जो चाइना है वो पर्वतीय, इसमें यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी देखा जाता है। जो चाइना का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, इससे यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी है। पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ क्या देखा जाता है, पठारी क्षेत्र भी देखा जाता है, तो पठारी क्षेत्र हो जाएगा। पठारी क्षेत्र के बाद देखा जाता है क्या, मैदानी क्षेत्र। यानी तीनों के तीनों क्षेत्र इस देश में देखने को मिलते हैं, तीनों के तीनों क्षेत्र इस देश में देखने को मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र भी, पठारी क्षेत्र भी और मैदानी क्षेत्र भी। अगर पठारी क्षेत्र की बात करें तो 50% है, 50% देखने को मिलता है। अब कहोगे सर कौन कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था तिएन सान, याद होगा तो तिएन सान, कुनलुन सान, ठीक है, अतुल सान, जितने भी सान वाले आपके पठार आएंगे सब कहां आते हैं, चाइना में आते हैं। पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये आता है 35% आता है। कितना आता है, 35% आता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, आपके तिब्बत प्लेटिव आता है, तिब्बत प्लेटिव हो गया। उसके बाद आपको पढ़ाया था यूनान पठार हो गया, यूनान प्लेटिव हो गया, ये भी मैंने आपको बताया था। और मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र का जो यहाँ पर विकास हुआ है, अगर बात करें मैदानी क्षेत्र का विकास तो लिख सकते हैं नदियों के द्वारा निर्मित, नदियों के द्वारा निर्मित, नदियों के द्वारा क्या हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। अब नदियों की ही यहाँ पर जब सब हमने नदियां जोड़ दिया है तो देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां चाइना में बहती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा जाए तो कह सकते हैं हुआंग हो नदी पहली आती है, हुआंग हो नदी। अगला कौन सी होती, यांगसी नदी आती है, यांगसी नदी कहलाती है। फिर सी की यांग नदी कहलाती है, तो सी की यांग नदी भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर।
सिकियांग नदी कहलाती है। एक सेकंड रुके रहिएगा, एक सेकंड रुके रहिएगा, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। चलिए, तो यहाँ तक कि इन नदियों के बारे में हमको विशेष तौर से क्या करना होगा, जानना होगा। तो मैदानी क्षेत्र, ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र का विकास कैसे होता है? मैदानी क्षेत्र का विकास नदियों के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। अब नदियों के द्वारा अगर निर्मित होता है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे होंगहो नदी हो गई, यांगसी नदी हो गई, सिकियांग नदी हो गई। सिकियांग नदी के बाद एक नदी और आती है जिसका नाम होता है रिड नदी होती है। कौन सी नदी होती है? रिड नदी होती है। रिड नदी के बाद होती है मेकांग नदी होती है। कौन सी होती है गाइस? मेकांग नदी होती है। ये सभी की सभी जो नदियां हैं ये चीन से ही संबंधित हैं और चीन में ही क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इन्हीं नदियों को विस्तारित तौर से हम लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को बहुत अच्छे से? इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार तौर पर और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक। इतने को पहले कवर करो, फिर उसी में से एक मैदान को हम लोग लेंगे, एक विस्तार लेंगे और उस चीज को थोड़ा सा वहां से इंडस्ट्रियल पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस सेक्शंस को पूरा का पूरा क्लियर करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करो, फटाक से राइट डाउन करो। चलो, हो गया, चलो मिटा रहा हूं इसको। तो देखो, इस तरीके से हमको चाइना वाला पोर्शंस ऐसे ही कंप्लीट करना होगा, तभी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, अच्छे से क्लियर होगा और तभी मजा आएगा पढ़ने में गाइस। तो ये पूरा चीजें आपको क्लियर करा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर आपको चाइना के इस क्षेत्र में एक ब्लैक सा बड़ा सा होल टाइप का दिख रहा होगा, विस्तार टाइप का। इसे मैंचूरियन रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसे मैंचूरियन रीजन कहा जाता है, यानी इसे मैंचूरियन प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंचूरियन प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। मैंचूरियन प्रदेश, नाम ही मैंचूरियन और रीजन का मतलब प्रदेश होता है, तो मैंचूरियन प्रदेश कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि इस प्रदेश का, अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रदेश का विकास कैसे हुआ, कैसे ये निर्मित हुआ, ये प्रदेश कैसे बना, पहला पॉइंट तो यही पर बनता है। या अगर पूछा जाए कि ये कहां पर है, तो कह सकते हो कि ये जो है चाइना इन नॉर्थ, यानी चाइना के उत्तर में इसका विस्तार देखा जाता है। चाइना इन नॉर्थ, देख लो ये चाइना है और चाइना के उत्तरी क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। क्लियर हो गया? मैंचूरियन रीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। यहां से आपको कई सारी चीजें भी नहीं पता चलेंगी। प्रदेश का विकास अगर देखा जाए तो आमुर नदी की एक सहायक नदी है सुंगारी नदी। आमुर की सहायक नदी, आमुर नदी की सहायक सुंगारी नदी द्वारा निर्मित है। नदी के द्वारा क्या है दोस्तों? नदी के द्वारा क्या है? नदी के द्वारा निर्मित है। कभी भी पूछा जाए कि मैंचूरियन रीजन या मैंचूरियन प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप कहिएगा कि सुंगारी नदी के द्वारा। और पूछा जाए कि सुंगारी नदी कहां बहती है, तो बस इतना याद रखना, सुंगारी नदी बहती चाइना में है, पर किसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है? आमुर नदी की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? आमुर नदी की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ये प्रदेश में किन चीजों का प्रोडक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि किन चीजों का यह क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो 3 चीजों का प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। यहां से एक तो सोयाबीन का, ये प्रदेश सोयाबीन के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए भी जाना जाता है? सोयाबीन के लिए भी, सोयाबीन का उत्पादन भी किया जाता है। सोयाबीन के साथ साथ अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहां से लौह अयस्क का भी उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। इस प्रदेश से क्या मिलता है? लौह अयस्क भी होता है। लौह अयस्क के साथ साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? कोयला भंडार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोयला भंडार देखने को मिलता है। यानी ये जो हमारा मैंचूरियन प्रदेश है, ये मैंचूरियन प्रदेश 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, या कह ले तो इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा फेमस होता है, ठीक है। और सोयाबीन का ये क्या करता है? सर्वाधिक उत्पादन करता है, याद रखिएगा। सोयाबीन का यह प्रदेश जो है क्या करता है? सर्वाधिक उत्पादन करता है।
जो कई बार आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि चीन का वह कौन सा प्रदेश है जहां से सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो वो मैंचूरियन प्रदेश कहलाता है। और मैं आपको मैंचूरियन प्रदेश में आपको यहाँ पर रिलेट्स करके दिखाया भी है मैंने, वहां पर 3 क्षेत्रों का नाम भी मैंने लिखा है, बताऊंगा क्यों। लेकिन इन दोनों के लिए ज्यादा क्या है, इन दोनों के लिए ये क्या है, प्रदेश क्या है, प्रसिद्ध है, मतलब जाना जाता है। मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से हर एक चीज को हम लोग को यहाँ पर जानना है। अब एक ध्यान समझिएगा, इसी प्रदेश में एक क्षेत्र आता है और उसका नाम क्या होता है, फुशुन कहा जाता है। फुशुन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फुशुन कहा जाता है। एक प्रदेश आता है इसी के अंदर जिसका नाम होता है फुशुन, फुशुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, फुशुन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा फुशुन हो जाएगा। सबसे पहली बात की पूछा जाए कि फुशुन जो है यह एक चाइना का क्षेत्र है, एक सिटी है, शहर है, वह किस प्रदेश से बिलोंग करता है, तो मैंचूरियन रीजन से बिलोंग करता है। किसके लिए फेमस है, किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस होता है, तो याद रखिएगा इसे लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला भंडार है। यहाँ पर क्या है, कोयला भंडार क्षेत्र कहा जाता है, इसको कोयला भंडार क्षेत्र कहा जाता है। क्या भैया, कोयला भंडार क्षेत्र के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कि चाइना का लौह इस्पात उद्योग किसे कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा, पूछा जाए कि चाइना का कौन सा प्रदेश लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, मैंचूरियन, या पूछा जाए कि कौन सा शहर फेमस है, तो फुशुन शहर क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। याद रखिएगा, फुशुन शहर जो है वहां पर कोयला का भंडार होता है, इसलिए यहाँ ये इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको लौह इस्पात उद्योग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसे लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है। इतने चीजों को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला एक शहर आता है जिसे कहा जाता है अनसेन शहर कहा जाता है, अनसेन शहर कहा जाता है, अनसेन शहर कहा जाता है। ठीक है, अनसेन या अनसान शहर कहा जाता है। ठीक है, अनसान, क्या लिखा है, अनसान शहर। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे अनसान, SHAN, अनसान शहर कहा जाता है। क्या लिख लेंगे, अनसान, अनसान शहर कहा जाता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहां देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको देख लिया जाए थोड़ा सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे चीन का, याद रखिएगा, ये जो है ये यहाँ पर जापानियों के द्वारा, जो जापान देश है, जापानियों के द्वारा पहला इस्पात कारखाना खोला गया था। यहीं पर पहली इस्पात कारखाना खोला गया था जापानियों के द्वारा। इतना याद रखिएगा, मैं बता देता हूं कि आसन में, ठीक है, अनसान में जो है, अनसान में जापानियों के द्वारा पहला इस्पात कारखाना यहीं पर चाइना में खोला गया था। ठीक है, और इसीलिए इसको इसे चीन का इस्पात राजधानी कही जाती है। इसे चीन की क्या कही जाती है, इसे चीन की इस्पात राजधानी, चीन की इस्पात राजधानी कही जाती है। क्या कही जाती है, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस, लेकिन इसे चीन का इस्पात राजधानी कहा जाता है। तो ये वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके छोटे छोटे पॉइंट्स इतनी बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, हर एक पॉइंट पूछा जाता है। कोविड-19 की वुहान शहर जहां पे है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। तो अनसान चीन की इस्पात राजधानी कही जाती है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका सेनयांग आता है। कौन सा आता है, सेनयांग शहर आता है, जो लास्ट है इसका, तो वो होता है सेनयांग, SHEN, सेन यांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेन यांग कहा जाता है। सेनयांग की बात करें, शेनयांग भी काफी प्रसिद्ध है चीजों को लेकर। ठीक है, यहाँ पर जो लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, ये जो फेमस है, यह लौह अयस्क भंडार कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लौह अयस्क भंडार है, ये लौह अयस्क का भंडार है, लौह अयस्क का भंडार कहा जाता है यहाँ पर भंडार। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए सेनयांग को क्या कहा जाता है, सेनयांग को चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, पीटर्सबर्ग कहा जाता है। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि चीन का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो सेनयांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गाइज, सेनयांग को चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है।
बोलो यहाँ तक चीजों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा इन तीनों का जो त्रिभुजाकार आकार है, इन तीनों का जो त्रिभुजाकार आकार कहलाता है, इन तीनों का आप जब आपसे रिलेट करेंगे तो ऐसे बनेंगे, ये तीनों त्रिभुजाकार आकृति में आ जाएंगे। तो इनका जो त्रिभुजाकार आकार है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है तो मुकदेन कहा जाता है, मुकदेन त्रिभुज कहा जाता है, मुकदेन त्रिभुज कहा जाता है। तो इन तीनों का जो त्रिभुजाकार आकार है उसे मुकदेन त्रिभुज कहा जाता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में रिलेट करके पूछा गया है। तो आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। चाइना वाला पोर्शन वाले पोर्शन में फुनशुन हो गया, अनसान हो गया, सेन्यांग हो गया, ये चाइना से रिलेटेड है। मैंचूरियन प्रदेश से बिलोंग करते हैं। निर्माण कैसे हुआ वो भी बता दिया, प्रोडक्शन किनका किनका करता है वो भी बता दिया। इसमें जो जो से मेन प्लेसेस आते हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो यही एक मेरा तरीका था कि इसी तरीके के आधार पर आप लोगों को पढ़ाऊं और आगे की चीजों को क्या करूं, कंटिन्यू करूं। तो इस पे और भी सारे मैं मैटर तैयार कर लूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ाना तो अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए आपको। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? एशिया में इस तरीके से आपने पहले कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी करता रहे। थैंक यू।